अकाउंट्स के लेखा संधारण के संबंध में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का वक्तव्य था। आप सब लोग कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, इसलिए आप लोगों को पता होगा सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, पंचायत का लेखा संधारण हम किस बेसिस पर करें, इसके लिए सिंगल नहीं डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। डबल एंट्री सिस्टम के बाद हमारा जो अकाउंटिंग हम करेंगे उसका बेसिस क्या हो, तो उसमें एक्रूअल बेसिस होता है और कैश बेसिस होता है हमारी अकाउंटिंग का। कैश बेसिस अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है? कैश बेसिस अकाउंटिंग का जब कैश या बैंक से हम किसी चीज का भुगतान करते हैं तभी हम लेखा करते हैं। यदि भुगतान नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में लेखांकन कोई लेखा हमारी एंट्री नहीं होती, लेखा शाखा कोई अपने यहाँ एंट्री नहीं करता है। एक्रूअल बेसिस पीरियड से संबंधित है, यानी जिस अवधि का वो व्यय है, खर्चा है या वित्तीय ट्रांजैक्शन है, उसी अवधि में उसका लेखांकन किया जाता है तो वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। अब दोनों में कैश बेसिस ऑफ और एक्रूअल बेसिस में क्या डिफरेंस होता है, तो जानिए ये फायदेमंद कौन सा है। एक बेसिस का एक पीरियड का सही फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेस्ट होता है। कैश बेसिस चूँकि वो पेमेंट से रिलेटेड है, यदि मान लीजिए कोई खर्चा हम 5 साल तक हो तो चुका था पहले ही, लायबिलिटी के रूप में मेरे पास था, लेकिन हम पेमेंट आज कर रहे हैं तो उस खर्चे को रिकॉग्नाइज हम करेंगे आज के डेट में, जबकि एक्रूअल बेसिस में वो 5 साल पहले ही हमारा रिकॉग्नाइज हो चुका होगा। इस दोनों में यही फर्क है, क्योंकि ये पीरियड का सही आर्थिक विश्लेषण करता है और ये एक पीरियड का नहीं, एक पीरियड में कैश का सही आर्थिक विश्लेषण करता है, जो कैश आपके पास कितना आया, कितना गया, किस मद में आया, किस मद में गया। देखिए डबल एंट्री सिस्टम से हम के तहत में जब हम कैश बेसिस से अकाउंटिंग करें या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दोनों ही फैसिलिटी हमको अवेलेबल है डबल एंट्री सिस्टम में, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अवेलेबल है। कब देते हैं सर? नहीं होगा, आगे करना है, कर लेंगे। अच्छा देखिए ये जो हमारी प्रस्तावित लेखा प्रणाली है, तो क्या पंचायत का अकाउंटिंग किस आधार पर हो, भले अभी हमने पिछले स्लाइड में कहा जो एक पीरियड का सही आर्थिक विश्लेषण एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करता है, लेकिन चूँकि ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग है और गवर्नमेंट अकाउंटिंग कैश बेसिस पर ही होता है, इसलिए हम लोग भी कैश बेसिस पर पंचायतों का लेखांकन करेंगे। इसमें दूसरी बात है मैं उसको बता दूँ, तब ना क्या है अगला स्लाइड। देखिए ये डबल एंट्री सिस्टम का आप लोगों ने परिभाषा अपने बुक्स में देखा होगा, यहाँ भी है। डबल एंट्री लेखा प्रणाली हर लेन देन का ध्यान रखता है और दोहरी प्रभाव रखता है। जैसे आप देखते हैं कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो उसका 2 पार्ट होता है, एक डेबिट किया जाता है, दूसरा क्रेडिट किया जाता है। उसी तरह से एक हद इसी चीज़ को इसमें बताया गया है, कुछ नई चीज़ हम नहीं बता रहे हैं आपको।
टाइम में प्रॉब्लम होती है। आप जो हो सकते हैं अब देखिए दोहरी लेखा प्रणाली में क्या है, बैंक का यदि हम परचेज कर रहे हैं पाइप, तो उसका क्या आप कहाँ इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को बताने के लिए। इन सब चीज़ों में हम ज़्यादा टाइम नहीं दे करके हम आपके साथ थोड़ा सा अगले स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में आपको बताया गया है, या आपने भी अपने +2 से लेकर के जब तक कॉमर्स पढ़ा होगा, बुक्स में देखा होगा डेबिट क्रेडिट का गोल्डन रूल्स क्या है, जिसके आधार पर हम किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं, किसी को क्रेडिट करते हैं। उसके रीज़न हम लोग के लिए रूल्स दिया हुआ है। तो जनरली अकाउंट्स के माने लेखांकन के दृष्टि से खाता जो होता है, अकाउंट्स 2 टाइप का होता है, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट, यानी व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता में कौन कौन से चीज़ें आएगी, तो जो भी व्यक्ति है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन को तो हम आप जानते हैं, वो कौन कौन है, आप हैं, हम हैं, या दुनिया के जितना भी जीवित व्यक्ति हैं, वो सारा हमारा व्यक्तिगत खाता है। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन होगा, यानी आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जिसको किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो, नेचुरल पर्सन ने जिसका क्रिएट किया हो। जैसे कोई भी संस्था जो किसी नियम के तहत जन्म लेती है, तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। जैसे कोई सोसाइटी है, कोई जैसे पंचायती है, तो पंचायत क्या है, उसकी अपनी संप्रभुता है, वो अपने नाम से एसेट्स रख सकता है। जो नेचुरल व्यक्ति के पास अधिकार होता है, वही अधिकार आर्टिफिशियल पर्सन के पास भी होता है। तो सारे के सारे जो नेचुरल और आप लोग कृपया अपने म्यूट को बार बार बताया जाता है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर से म्यूट, आपका माइक ये अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लीजिए प्लीज। ऐसे डिस्टर्ब होगी ना, स्लाइड हटा के फिर आप लोगों को ये करना पड़ता है। अब ये व्यक्तिगत समझ गए, तो रियल माने पर्सनल अकाउंट में हमारा नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन जो किसी लॉ के तहत जन्म लेती है, वो दोनों संस्था और व्यक्ति दोनों आते हैं। और जो व्यक्तिगत खाता नहीं है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होगा रियल अकाउंट और दूसरा होगा नॉमिनल अकाउंट, यानी जो वस्तु है और जो दिखता है और जो दिखता नहीं है। जो दिखता है वो हमारा रियल है, जिसकी यह वास्तविकता है। आपने देखा है, जैसे फर्नीचर है, कोई प्लांट है, कोई लैंड है। और जो दिखता नहीं है उसको हम लोग नॉमिनल कहते हैं। इसमें जनरली हमारा कौन कौन सा चीज़ आएगा, तो जितने तरह के सैलरी है, वेजेज है, रेंट है, कभी इन सब चीज़ों को आपने कहीं देखा नहीं होगा। सैलरी के नाम पर आपने चेक देखा होगा या कैश देखा होगा, वेजेज के नाम पर भी आपने चेक देखा होगा या कैश देखा होगा, लॉस के नाम पर भी आपने वही देखा होगा, टैक्स है। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। अब देखिए, इन तीनों अकाउंट यदि आप लेखांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, तो व्यक्तिगत खाता, उसके बाद वास्तविक और सामान्य खाता, ये 3 तरह के हुए। तीनों के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं। व्यक्तिगत खाता के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जो पा रहा है उसको आप डेबिट कीजिए और जो दे रहा है उसको आप क्रेडिट कीजिए। रियल अकाउंट में हमारा जो चीज़ संपत्ति दिख रहा है, जो चीज़ें दिखाई देती है, उसके साथ यदि हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस रूप में हो रहा है, तो उस स्थिति में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है आपके पास उसको आप डेबिट कीजिए, और क्रेडिट व्हाट
गोज आउट, जो चीज़ें आपके पास से जा रहा है, आपके पास का मतलब यहाँ क्या है, संस्था के पास से, जिस संस्था का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो उसके पास से यदि जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट कीजिएगा। नॉमिनल अकाउंट, इसमें सभी तरह के खर्चा, व्यय, प्रॉफिट, इनकम, लॉस, ये सारी चीज़ें आती है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितनी भी तरह की आपका व्यय है या लॉस है, हानि है, उन सबको आप डेबिट कीजिए, और जितनी भी तरह की आय है या प्रॉफिट है उन सबको आप क्रेडिट कीजिए। ये जो गोल्डन रूल्स है आपने +2 में भी पढ़ा, +2 में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। इसी के आधार पर अकाउंटिंग आपने क्या कहते हैं, कैश बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ आपने अपने कोर्स में बनाया होगा। यही रूल है, कोई एक्स्ट्रा रूल हम लोग यहाँ नहीं बता रहे हैं। इसके बाद और आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें, आप लोग अपना माइक कृपया म्यूट कर लें, क्योंकि ये दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। बार बार आप लोगों को यहाँ से कहा जाता है, फिर भी आप लोग म्यूट नहीं कर रहे हैं। देखिए, पंचायत में जनरली हमको 8 तरह के अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। एक होता है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर इसका माइक अनम्यूट है, करने का क्या तरीका है? आप लोग राजीव जी, देखिए, आप लोग अपना माइक म्यूट कीजिए। इसको म्यूट करने का चलते समय तो वो नहीं, वो उधर है पीपीटी के समय नहीं हो पाता, वो जब स्क्रीन है ये वाला ठीक है। ये अब शेयर नहीं करना है, करना है। देखिए, आप लोग जिन का माइक जहाँ का अनम्यूट है वो कृपया अपना माइक म्यूट कर लें, नहीं तो यहाँ पता चल रहा है किन किन लोगों का माइक म्यूट नहीं है, उनसे शोकॉज होगा। आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है, आप दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
मीन्स इन लोगों का माइक कहाँ से म्यूट होगा खतरा है। कहाँ से लाए? ये यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा। फिर शेयरिंग करना होगा तो अरे किसी को बैठाना होगा। बैठ जाएगा। आप लोग शांत रहिए तभी तो सर बता पाएंगे। कितना दिन से बार बार बोला जा रहा है। हाँ कल से लेकिन फिर कोई एडमिट कर दिया मुजफ्फरपुर। आप लोग माइक म्यूट रखें। एक के चलते सारे लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। मुजफ्फरपुर, विवेक माइक म्यूट रखो। तुम्हारे यहाँ से आवाज़ आ रही है। हम सभी को डिस्कनेक्ट कर देंगे नहीं तो फिर। सेव कीजिए। घर से बैठ कर के लोग कर रहे हैं क्या? इसी वजह से घर वाला फैसिलिटी हटाना पड़ेगा। चल रहा है। तो हम बता रहे थे पंचायतों को जनरली 8 तरह के रजिस्टर या अकाउंट मेंटेन करना होता है, जिसमें पहले हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना चाहिए पंचायतों को। अर्थात रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली पूरे एक पीरियड का या ये समझिए वो पीरियड 1 साल है, उसका रिसिप्ट कहाँ कहाँ से पैसा मिला और दूसरा कहाँ कहाँ वो पेमेंट किया। तो समरी ऑफ कैश बुक इसको आप कह सकते हैं। समरी ऑफ कैश बुक में हमारा डेली का ट्रांजैक्शन होता है। ये पूरे 1 साल का हर मद से किस मद से कितना कितना कलेक्शन हुआ, रिसीट हुआ और कितना कहाँ कहाँ पेमेंट हमने किया, ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट रजिस्टर, इसका सारे हमारे यहाँ कितना रजिस्टर है उसका हम एक, जिसको इंडेक्स रजिस्टर भी हम कह सकते हैं, जो क्या क्या हमने रख रखा है। तीसरी चीज़ है रिकन्सिलेशन रजिस्टर। देखिए रिकन्सिलेशन रजिस्टर रखने के लिए जनरली क्यों ज़रूरत है, तो आप लोगों ने बैंक रिकन्सिलेशन का नाम सुना होगा। कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस रहता है, उस डिफरेंस को मिलाने के लिए एक स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। यानी मान लीजिए 31 मार्च को हम देखने गए अपने पासबुक का बैलेंस, तो वो कुछ बता रहा है और हमारा कैश बुक का बैलेंस कुछ और बता रहा है। तो डिफरेंस के जो रीजन होते हैं उसके पर्पस से जो हम एक रजिस्टर बनाते हैं उसको हम कहते हैं रिकन्सिलेशन रजिस्टर। इसमें मान लीजिए बैंक के जितने भी, पंचायत के जितने भी बैंक अकाउंट है, उस सब का हम लोगों को अलग अलग मंथली बेसिस पर रिकन्साइल करना चाहिए और उसको एक रजिस्टर में, उस स्टेटमेंट को या तो हम रजिस्टर में ही बनाएं या फिर बना करके उस रजिस्टर में उसको
चिपका दें। चौथी आइटम है, हम इस सब चीज़ों पर हम आगे भी चलेंगे। चौथी, पहले हम आउटलुक इस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त विवरण दे देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल एंड पेबल। जनरली हमारे पंचायतों में आज के डेट में रिसीवेबल, फिर आप लोग किसने अनलॉक किया अपना माइक? आप लोग अपना माइक म्यूट रखें कृपया। अगले रजिस्टर हम लोग जो अपने यहाँ रखें वो है हमारा रिसीवेबल और पेबल। हमको कहाँ कहाँ से क्या चीज़ कलेक्ट करनी है और क्या क्या हमें किसको किसको पेमेंट करनी है। इस तरह की रजिस्टर को हम लोग रिसीवेबल एंड पेबल, आज के डेट में ये रजिस्टर हमारे पास नहीं के बराबर है क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन भविष्य में इसकी ज़रूरत होने वाली है जब हम टैक्सेशन रूल इम्पोज करेंगे। रजिस्टर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्तियों का रजिस्टर। चल और अचल संपत्तियों का रजिस्टर। चल संपत्ति क्या होता है? तो जो इधर से उधर किया जा सकता है, जैसे हमारा फर्नीचर है, फैन है, इन्वर्टर है, इस तरह के आइटम का एक अलग रजिस्टर हम रखते हैं। जनरली हम इसको इन्वेंट्री रजिस्टर के इसको हम, ये एसेट्स है पंचायत का और इसको हम एक जगह से दूसरे जगह, यानी इसकी चोरी होने की भी संभावना बनी रहती है। दूसरी उसके ही अपोजिट, जिसका जो रजिस्टर, एक रजिस्टर हमको रखना होगा जो संपत्ति अचल है, जैसे भवन है, भूमि है, रोड है। इस तरह के संपत्तियों के लिए भी जो पंचायत के पास कितनी रोड है, कहाँ से कहाँ तक क्या रोड बना हुआ है, किस स्टेज में है, कहाँ कहाँ पंचायत की बिल्डिंग है, कहाँ कहाँ पंचायत का अपना ज़मीन पड़ा हुआ है, इन सब के लिए एक अलग रजिस्टर हम लोग मेंटेन करते हैं। 7वें नंबर पर इन्वेंट्री, जो डेली यूज़ के लिए जो सामान होता है, आइटम होती है, उसका एक रजिस्टर हम मेंटेन करते हैं। ये अभी आया 2-4 दिन में, ये पंचायत के स्तर पर इसका उपभोग हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, तो इसको इन्वेंट्री रजिस्टर करते हैं। इसमें जनरली हमारा स्टेशनरी आता है या छोटा मोटा आइटम आता है जो हमारा डे टू डे यूज़ में के लिए रखा रहता है। और लास्ट में हम लोग रजिस्टर ऑफ डिमांड एंड कलेक्शन बैलेंस। रजिस्टर ऑफ डिमांड क्या होता है? तो आज के डेट में रजिस्टर ऑफ डिमांड भी आप बना सकते हैं। जैसे पंचायत के पास वार्ड को नल के लिए, घर घर नल के जल के लिए कुछ 1 रुपया पर डे कलेक्शन करने की व्यवस्था, परंपरा बनाई गई है, रूल बनाया गया है, तो उसके लिए आप एक रजिस्टर बनाएं जो भाई किससे हमें लेनी है, किन्होंने दे दिया। तो जिससे जिससे लेनी होती है, तो महीने के अंत में हम देखेंगे इस महीने का इन लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो वो एक डिमांड रजिस्टर कहलाता है, या उसको हम कलेक्शन रजिस्टर भी, जो मिल गया वो कलेक्शन रजिस्टर में है और जो नहीं मिला वो हमारा डिमांड रजिस्टर, वही हमको कलेक्शन का बैलेंस बताता है, जो कितना हमको पैसा आना है। नेक्स्ट, ये देख लीजिए, ये आपको इतने तरह के बुक्स हमें मेंटेन करना चाहिए। इतने तरह की चीज़ें लेखांकन के लिए हमारा आइटम होगा, कैश बुक रखना, जर्नल बुक रखना, लेजर रखना। पंचायत में आप देखे होइएगा कैश बुक रहता है, और इन सब चीज़ों के में से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इन 7 आइटमों में से केवल आपको एक आइटम वहाँ पंचायत में मिलेगा, वो है कैश बुक। कैश बुक में हम केवल उसी ट्रांजैक्शन को लेते हैं जो बैंक या कैश के बैलेंस को घटाता या बढ़ाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी पंचायत में ट्रांजैक्शंस होती है जिसको हमें अपने रजिस्टर में मेंटेन करना चाहिए। जैसे आपने किसी को एडवांस दिया, एडवांस
तो कैश बुक में आ गया, लेकिन जब वो बिल वाचर सबमिट करता है तो उसकी एंट्री कहीं नहीं होती है। उसका एंट्री हमें अपने बुक्स में होना चाहिए, जो हमें जर्नल के थ्रू या जर्नल बुक के थ्रू वो जाएगा। जब कैश बुक और जर्नल बुक बन गया तो उसके आधार पर हमारी लेजर बनती है। आज के डेट में लेजर के नाम पर पंचायतों में योजना पंजी होती है, जिसमें कोई भी योजना कब शुरू हुआ, कितने अमाउंट की थी, क्या योजना में काम था, कब शुरू हुआ, कब खत्म होगी, ये सारी जानकारी रहती है और कब कब उस पर कितने राशि का भुगतान होता है। तो लेजर में भी मोटा मोटी हमारा वही चीज़ होता है, लेकिन ये केवल पंचायत योजना पर ही रखती है। अदर देन योजना, जो किसी कोई स्टेशनरी परचेज किया, किसी को आपने लेबर का मजदूरी भुगतान किया, इन सब चीज़ों का लेजर मेंटेन नहीं होता है। आपको वो मेंटेन करना चाहिए, इसलिए लेजर वही आपको रखना है। वाउचर जनरली हमारे 4 तरह के होते हैं। एक तो रिसीट वाउचर। आज के डेट में हमारे पास पंचायतों के पास केवल स्टेट गवर्नमेंट का ग्रांट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट, इन्हीं मदों से रिसीट होती है। अदर कोई दूसरा हमारा कुछ जगहों पर हो सकता है, कुछ अदर रिसीट भी होता हो, तो वो सारी हमें रिसीट वाउचर के थ्रू आना चाहिए। उसके लिए रिसीट वाउचर हमें बनाना चाहिए। कुछ भी हम भुगतान करें तो उसके लिए हमें पेमेंट वाउचर के थ्रू उसका एंट्री होनी चाहिए। और जो हमारे एक कॉन्ट्रा वाउचर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कॉन्ट्रा वाउचर वो वाउचर होता है जिससे हमारे पंचायत का के ओवरऑल फंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न कुछ आया न कुछ गया, बल्कि पॉकेट चेंज होता है। जैसे एक बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर दूसरे बैंक अकाउंट में, या बैंक से पैसा निकालकर अपने पास, या अपने पास माने पंचायत के पास, और पंचायत के पास से पैसा यदि कुछ कलेक्शन हुआ है वो बैंक में डिपॉजिट करना, ये 3 तरह की आइटमें हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में सम्मिलित होती है। और जो हमने ऊपर ही बताया था जर्नल बुक, जो वित्तीय ट्रांजैक्शंस नगद रूप फॉर्म में नहीं होता है, उसके लिए हमें एक जर्नल वाउचर बनाना पड़ता है, जो जनरली पंचायत में समायोजन का वाउचर आप कह सकते हैं। इसका आप देख लीजिए, इससे हम कहाँ तक कौन कौन सा रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। कोई प्राप्ति हुई तो उसके लिए हमें बनाना चाहिए क्या, प्राप्ति वाउचर विपत्र, यानी रिसीट वाउचर। और रिसीट वाउचर की एंट्री कहाँ होगी, कैश बुक में। उसी कोई भी चीज़ हमने पेमेंट किया तो उसका पेमेंट वाउचर बनेगा, उसकी भी एंट्री होगी कहाँ, तो हमारी ब्रोकर बही में, कैश बुक में। कोई बैंक से जो कॉन्ट्रा एंट्री होता है, जो हमने कहा कोई बैंक से डिपॉजिट किया या विड्रॉल की, तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर बनाना होगा और उसकी भी एंट्री कैश बुक में होगी। एडजस्टमेंट जो होता है, समायोजन, उसके लिए जर्नल वाउचर बनता है, जर्नल वाउचर की एंट्री कहाँ होती है, जनरल रजिस्टर में। और इसके आधार पर हम लोग आगे लेजर प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट जनरल रजिस्टर कहलाएगा लेजर को। उस लेजर के आधार पर ट्रायल बैलेंस, जो एक तरह से सारे हेड का समरी हो जाता है, और ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस दोनों में एक चीज़ है, रिसीट पेमेंट समरी ऑफ कैश बुक, चाहे किसी भी अवधि से रिलेटेड हमारा कोई इनकम रहा हो या कोई भुगतान रहा हो, वो रिसीट पेमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर एक पीरियड से रिलेटेड होता है। उस पीरियड का, चाहे हमने इनकम हुआ हो, हमने जनरेट कर लिया इनकम, चाहे मिला या नहीं मिला, कोई एक्सपेंडिचर हो गया, चाहे हमने भुगतान किया या नहीं किया, वो हमारा इसमें आता है। इससे उस अवधि, यानी जिस अवधि का हम बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर, उस अवधि में वास्तविक लाभ या हानि क्या हुआ, इस खाता से हमें जानकारी मिलती है। और लास्ट जो हमारा बैलेंस शीट है, उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि एक निश्चित तिथि को, जैसे 31 मार्च 2020 को पंचायत के पास या किसी संस्था के पास क्या
एसेट्स थी, क्या लायबिलिटीज थी, है। इस मानी एक तिथि को आपके पास क्या है, इस चीज़ की जानकारी ये हमारा बैलेंस शीट देता है। इसी को हम लोगों ने फिर प्राप्ति रजिस्टर में क्या क्या आएगा, भुगतान रजिस्टर में क्या क्या आएगा, ये सारी चीज़ को हम लोग इस स्लाइड के थ्रू दिखाया है। दीपांकर जी आपको इसके संबंध में आगे, दीपांकर जी आवाज आ रहा है। हाँ यस जा रहा है। सभी को नमस्कार। एक जगह से नहीं आ रहा था आवाज, तो फोन करके बोला तो मुझे क्या करना। मेरा नाम दीपांकर मिश्रा हुआ। तो सबको जा रहा था, तो एक दरभंगा को नहीं जा रहा था, उसको बोलिए कि आप बाद में क्लास कर लीजिए। एक्चुअली वाउचर के बारे में बताने से पहले 4 तरह का वाउचर होता है हमारे पास। आप लोग अगर पेन कॉपी लेके देखे हैं तो उसको लिख भी लीजिएगा। 4 तरह का वाउचर आपको मेंटेन करना है वहाँ पे, जिसमें से पहला हो गया रिसीट वाउचर, दूसरा वाउचर हो गया पेमेंट, तीसरा वाउचर हो गया कॉन्ट्रा वाउचर, और चौथा वाउचर हो गया जर्नल वाउचर। मैं ये चारों को ब्रीफ कर दे रहा हूँ। आप लोगों को ये चारों तरह का वाउचर अपने पंचायत में ये मेंटेन करना है, करवाना है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ रिसीट वाउचर के ऊपर। रिसीट वाउचर में भी आने से पहले आप ये समझ लीजिए कि वाउचर क्या है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, वाउचर क्यों जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, आपको पैसा देना है, लेना है, सबसे पहले ये आदत बनवाइए कि पहले लिखना है तब देना है। अभी का क्या ट्रेंड चल रहा है आप लोगों को पता होगा, या जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हम लोग को जिसको पेमेंट करना होता है हम लोग पहले पेमेंट कर चुके होते हैं, बाद में अपना समय के हिसाब से अपना सुविधा के अनुसार उसको लिखते हैं। अभी जून का महीना चल रहा है, हो सकता है कि अभी हमने किसी को चेक काटा और काट करके दे दिया, जिसको देना था, किसी भी वेंडर को देना था या जिनके नाम से एडवांस देना था दे दिया। अब उस जो आज जो चेक कटा उसको हम कब लिखेंगे, मेरे पास फुर्सत हुआ है अगस्त महीना में, सितंबर महीना में, तब जाकर के हम बैंक का पासबुक अपडेट कराएं तब लिख रहे हैं। या मेरे को ऊपर प्रेशर आ गया है, मार्च खत्म हो गया है, ऑडिट करवाना है, तो ये कुछ जगह देखा गया ये प्रैक्टिस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये प्रैक्टिस को नहीं अपनाएंगे, आप लोग अप टू डेट करके लेके चलेंगे, इसलिए आप लोगों को ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आप लोगों का काम है कि पहले लिखेंगे तब देंगे, ये हमेशा ध्यान रखें। बिना लिखे एक भी ट्रांजैक्शन, एक भी पेमेंट आप लोग नहीं करेंगे, ये सबसे पहला रूल याद रखिएगा। दूसरा, हम कुछ डूज आपको बता दे रहे हैं जो कि आपको करना है, और कुछ डोंट्स। तो डूज ज़्यादा है, डोंट्स कम है। जो भी रजिस्टर आपके सामने आपके पंचायत में जनरली दिखेगा, आप जाएंगे तो आपको 3 ही चीज़ दिखेगा आपके पंचायत में। जनरली आपको एक कैश बुक दिखेगा, आपको पासबुक दिखेगा, और बहुत ज़्यादा तो योजना पंजी दिख जाएगा। इसके अलावा एक पंचायत में आपको और ज़्यादा बुक्स या रजिस्टर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी आपको मिलेगा, कैश बुक नहीं आगे चले गए, आपको जो भी आपको मिलता है कैश बुक या रजिस्टर या योजना पंजी, तो सबसे पहले देखिए कि सब में पेज नंबर किया हुआ है कि नहीं। हर एक में रजिस्टर शुरू होने से पहले ये नियम है कि सबसे पहले हम लोग पेज नंबरिंग करते हैं, उसमें लिखते हैं कि इस रजिस्टर में इतना पेज है, उस पर साइन होता है, डेट डलाता है कि ये रजिस्टर कब से शुरू हो रहा है। ये सबसे पहले याद रखिएगा। रजिस्टर नया शुरू करने से पहले पेज नंबरिंग करेंगे, पेज नंबरिंग करके लिखेंगे किस रजिस्टर में कुल इतने पेज है, अब वापस उसमें साइन करेंगे पहला पेज में, या रजिस्टर के मेन जो पहला वाला कूट होता है उस पर लिख देंगे, उसे अपना मुहर लगा लेंगे अपना सिग्नेचर के साथ। दूसरा नंबर, आपको ये देखना है कि एटलीस्ट आप लोग अपना माइक को फिर से आपने अनम्यूट किया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया माइक को म्यूट कर लें, अनम्यूट ना रखें माइक को। फिर से सब लोगों ने अपने माइक को वो कर लिया है, अनम्यूट कर लिया है, म्यूट कर लीजिए उसको।
पानी चाहिए। हाँ, तो मैं कहा था सबसे पहले आप लोगों को पेज नंबरिंग करना है। जो भी आपके पास रजिस्टर्स वगैरह रहेगा उसमें आपको पेज नंबर कर देना है। पेज नंबर करने के बाद आप लोगों का काम है कि हर महीना एटलीस्ट क्लोजिंग हो जाना चाहिए। जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है। दूसरा नंबर रूल बता रहा है, पहला नंबर पेज नंबरिंग हो गया डूज में क्या क्या करना है। दूसरा नंबर में आपको क्या करना है कि आपको क्लोजिंग करना है एटलीस्ट हर महीना का, कम से कम महीना में। जब भी महीना खत्म होता है, 31 का महीना हो, 30 का महीना हो, आपको इमीडिएट अपने पासबुक को अपडेट कराएंगे। पासबुक अपडेट कराने के बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे। जैसा सर ने बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने के बाद उसका एक अलग रजिस्टर रखें। बैंक रिकॉन्सिलेशन कर लेने के बाद आपका काम क्या हो रहा कि मंथ एंडिंग कर देना। मंथ एंड जैसे ही हो गया आपका, तीनों आपके पास 3 अकाउंट रहे, 4 अकाउंट रहे, 5 अकाउंट रहे, मान के चलिए 16th का है या 5th 6th का है, आपके पास मुख्यमंत्री 7 निश्चय का है, कोई भी इवन की आप मान के चलिए कि अपना आ रहा है इस पे आ रहा है कबीर अंत्येष्टि का 2 अकाउंट है, स्पेशल नॉर्मल, जितना भी बैंक अकाउंट आपको दिखेगा, आपका काम है हर महीना क्लोजिंग करना और बैंक रिकॉन्सिलेशन बना लेना। आप सभी लोगों को पता है बैंक रिकॉन्सिलेशन कैसे बनता है। मैं नहीं समझता हूँ कि बताना ज़रूरी है। अगर किसी को चाहिए होगा तो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद सर लोग आपको वो शेयर कर देंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन का फॉर्मेट भी। आप पासबुक या कैशबुक किसी एक को आधार मान करके ये बनाएंगे, ठीक है। अब तीसरा हम आता है वाउचर पे। वाउचर के बारे में बताने से पहले लिखा दिया 4 तरह का वाउचर होता है। वाउचर क्यों जरूरी है आप लोग लिखिए। सबसे पहले एक वाउचर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन जैसे आप जान लेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि वाउचर क्यों जरूरी है। सबसे पहला वाउचर का पहला काम है, ये आपके ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, लेन देन का साक्ष्य है। आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट इसे क्या है, लेन देन का साक्ष्य। आपका वाउचर आपका लेन देन का साक्ष्य है, यानी कि प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखिए वाउचर का विशिष्ट। दूसरा पॉइंट है वाउचर का स्पेसिफिकेशन हुआ विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब क्या हुआ कि एक वाउचर जो है आपका वो दूसरे वाउचर से बिल्कुल अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर आप मान के चलिए आप अपने बाइक में तेल भरवाए हैं सेम पेट्रोल पंप से सेम डे सेम रुपीस का 2 बार, मैंने 100 रुपया का पेट्रोल भराया 2 बार सेम डे में, सेम पेट्रोल पंप से, सेम आदमी, सेम बाइक में, तो 2 वाउचर बनेगा आपका, बनेगा 2 वाउचर। अब ये जो दोनों वाउचर है, दोनों में कुछ तो कुछ अंतर होगा। क्या अंतर होना चाहिए? सेम आदमी सेम बाइक में सेम पेट्रोल पंप से सेम रुपया का सेम डेट में ले लिया पेट्रोल। यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, आप जैसे ही उससे लेंगे, वो जो वो लोग देता है काट करके छोटा सा पर्ची, उसमें रिसीव का जो नंबर होता है, वो लोग का सीरियल नंबर वो अलग हो जाएगा। ये आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है आप लिया उसके बाद कोई और लेगा तो उससे कटेगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई नहीं भी लिया, दोबारा आप ही गए लेने के लिए, दूसरा जो वाउचर बना, तभी उसका नंबर चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप लगातार 2 बार लेते हैं तो आपका टाइमिंग का फर्क पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ एक वाउचर दूसरे वाउचर से हर हाल में डिफर करेगा, अंतर होगा। दोनों वाउचर किसी हाल में सेम नहीं हो सकता। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट में आप लोग लिखेंगे पावती। तीसरा पॉइंट जो होता है वाउचर का स्पेसिफिकेशन में लिखिएगा पावती। पावती माने क्या होता है? पावती माने क्या होता है कि उस वाउचर में जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट लेने वाला का उस पर साइन होगा। जो आपसे पैसा लिया, चाहे वो चेक लिया, कैश लिया, जो भी लिया, वो आदमी उस पर अपना सिग्नेचर करेगा। वो इस वाउचर में होना चाहिए। रिसीट बाई, आपके वाउचर में 3 चीज तो मिनिमम होना चाहिए, याद रखिए। पहला, आप 4 भी रख सकते हो उसको, सबसे नीचे में जो हम लोग रखते हैं कि उसको बनाया कौन, प्रीपेड बाई,
भाउचर देखिए ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है भाउचर का। मैं एक फॉर्मेट आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग उस पर थोड़ा सा एडिट करके कर सकते हो। सबसे ऊपर में ग्राम पंचायत का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, ब्लॉक का नाम रहेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा, और बाकी जो बीच का फॉर्मेट है वो मोटा मोटी सेम रहता है सबका। थोड़ा सा कोई डिजाइन करना दिया, कोई सिंपल भी रख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए भाउचर का अपना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि मैं आपको वो दूँ। तो मैं आपको सिंपल फॉर्मेट दे दूंगा, आप चाहे तो उसको छपवा लीजिएगा अपना थोड़ा सा हिसाब से एडिट करके, थोड़ा छोटा बड़ा करके। जाहिर है कि एक A4 साइज जो पेपर होता है आपका, एक A4 साइज में आपका लगभग 2 भाउचर निकल जाएगा। उसको मोड़ देते हैं अगर 50% में, तो आपका 2 भाउचर निकल जाएगा उसमें, ठीक है। वो बनवा लेंगे, परफोरेटेड रहेगा, एक पैड टाइप का रहेगा, उस पर वो जब भी भाउचर बना तो वो उससे फट जाएगा। कैसे हम लोग वो जो काटते हैं रसीद वगैरह पूजा वगैरह में, चंदा में, तो एक साइड रफ रहता है, एक साइड निकल जाता है, वैसे परफोरेटेड रहेगा भाउचर आपका। 2 पार्ट में नहीं रहेगा, एक ही पार्ट में रहेगा कि इजीली आप उसको टेयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं। तो नीचे जो मैं व्हाट हैपेंस, अपने आप कैसे हो गया ये? तो बंद हो गया। चार्जिंग तो है। ये तो बुलाइए उनको। उनको निजी को एक बार बुलाइए ना। अरे मर्द जानते हैं, अरे आपका गलती से हुआ है दीपांकर जी। चार्जर को इसमें लगाए हुए थे आप, इसमें से निकाल के उसमें लगा हुआ था। मेरा चार्जर है। बेहतर कोई भी चार्जर हो, यही चार्जर लगा हुआ था, ये इसको हम अभी इसमें लगाए हैं। तो ये वाला कौन निकाले हुए होगा कोई? देखिए ये क्या ये यहाँ मेरा चार्जर है। ये चार्जर यहाँ निकला हाँ, हुआ हम है। निकाले इसको। तो ऐसे करके कोई गया होगा तभी ना ऐसा हुआ। बुलाइए हम तो अपना चार्जर लगाए हैं, ला करके फिर करके वहाँ कुछ था ही नहीं, ये कंप्लीट मेरा चार्जर है। अभी आप मेरा चार्जर लगा दिए उसमें, हम बहुत सर से मांग के लाए हैं। सर थोड़ा हमको भेज दिए वहाँ पे। वो अपना चार्जर लगा है, अपने आप मेरा चार्जर लगा है। नाम सर से चार्जर ला के लगाया। नमस्कार, लगता है कुछ आया है क्वेरी, तो वो थोड़ा देर बाद ठीक है। ठीक पूरे भेज रहे हैं। आइए। दोनों पे वाइपर टेबल पर हेलो। हाँ, सभी को मेरा आवाज जा रहा है?
सॉरी कि थोड़ा देर के लिए एक्चुअली सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। आवाज जा रही है आप लोगों को ना? कोई चैट में लिखिए, चैट एक बार ऑन कर दीजिए। चैट ऑन है। एक बार साउंड क्लियर है कि नहीं खाली लिख दे यस नो, साउंड क्लियर है। चैट में थोड़ा लिख दीजिए। आवाज सही आ रहा है आवाज? ठीक है, ओके ओके, साउंड क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। बोल दिया शर्मा, बोल दिया ना? नहीं यहाँ ले लो, इसी से। हाँ, तो मैं कहाँ था? वाउचर पे था। वाउचर में आपको जनरली 3 सिग्नेचर लेना होता है। सबसे पहले क्या, किसका? सबसे पहले जो वाउचर बनाएगा, प्रीपेयर्ड बाय में उसका साइन रहेगा 100%, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उस वाउचर को अप्रूव कौन किया, ऑथोराइज कौन किया, पास कौन किया, तो आप उसको लिख सकते हैं पास्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, ऑथोराइज्ड बाय। तो दूसरा सिग्नेचर उनका होगा जो उस वाउचर को अप्रूव करेंगे, पास करेंगे। और तीसरा में आ जाएगा रिसीव्ड बाय, उस वाउचर का जो पेमेंट है उसको आपको बुला लेंगे, ठीक है। तीसरा हो गया रिसीव्ड बाय, रिसीव कौन करे। ये 3 चीज आपके वाउचर में रहना चाहिए, याद रखिएगा। पहला प्रिपेयर्ड बाय, अब पास्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, और लास्ट हो गया आपका रिसीव्ड बाय, ठीक है। ये 3 चीज हो गया। उसके बाद चौथा स्पेसिफिकेशन क्या होता है वाउचर आपका, ये भुगतान का आदेश होता है। 4th स्पेसिफिकेशन में लिख दीजिए इसका। पहला हो गया था लेन देन का साक्ष्य, दूसरा विशिष्ट, तीसरा पावती जो कि मैंने अभी डिटेल बताया, और चौथा लिखिए भुगतान आदेश। वाउचर एक तरह से क्या है, ये पेमेंट करने का ऑर्डर है, तो आप उसको लिख सकते हैं चौथा पॉइंट में भुगतान आदेश। 5वां पॉइंट लिखिएगा क्या, समेकित। इंग्लिश हो गया उसका डिटेलिंग, इंग्लिश में लिख सकते हैं DETAILING, डिटेलिंग क्या होता है? डिटेलिंग ये होता है आपके वाउचर में, अगर मान लीजिए आपने कोई फोटोकॉपी करवाते हैं, अगर आप कोई फोटोकॉपी करवाते हैं तो उसमें क्या है कि आप देखे होंगे एक A4 साइज का हो जाता है, एक लीगल साइज का भी आता है, कभी जेरोक्स एक A2 साइज का होता है, जो A4 का जस्ट डबल होता है, दुगुना होता है। ये तीन तरह का पेजेस जनरली हम लोग जेरोक्स करवाते हैं, लीगल साइज, A4 साइज और A2 साइज। तो जो वाउचर आप बनाएंगे उसमें ये रहना चाहिए क्लियर कट। अगर आपका बिल में लिख दिया सीधा सीधी कि आपको 152 रुपया का जेरोक्स हुआ है, तो बिल जो बना हुआ है वो 152 रुपया का बिल है। बट आप जरा सा प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर आप किसी दुकानदार से 150 रुपया का फोटोकॉपी करवाएंगे तो क्या 152 रुपया देंगे? नहीं, आप 150 ही देंगे, 2 रुपया नहीं देंगे, चाहे जिस रेट में भी बात हुआ होगा आपसे। हर हाल में आदमी छोड़ता है, छोड़वाता भी है। तो अगर आपका बिल बना हुआ है 152 का और आपके पास वाउचर बन के आ गया है 152, तो आपको वहाँ पे अपना पेन थोड़ा देर के लिए रोकना है, सोचना है। पहला चीज याद रखिए कि नहीं, इसमें कुछ गलत है। ये हम छोटा एग्जांपल लेके बोल रहे हैं, आप लोग को इसको बड़ा करके भी देखना है और दूसरे फील्ड में भी इसको अप्लाई करना। अब यहाँ पे आ गया 152 रुपये वाला बात। और दूसरा 152 रुपये का जो जेरोक्स हुआ, जिसके बदले में चलिए ठीक है 150 का ही पेमेंट हुआ है, वो 152 रुपये का जो जेरोक्स हुआ है वो किस तरह के पेपर का कितना कॉपी हुआ है और क्या रेट था। 70 पेज हम करवाए हैं A4 साइज जेरोक्स, तो उसका क्या रेट लगाया है? 70 पैसा करके, 80 पैसा करके, 1 रुपया 20 पैसा करके, 1.5 रुपया करके, क्या रेट लगाया है आपको वो देखना है। फिर A2 साइज का थोड़ा ज़्यादा लेता है पैसा, तो A2 साइज का कितना पेज A2 साइज करवाया है और उसका किस रेट से पैसा लिया है, आपको वो एक बार देख लेना है कि हाँ चलो ठीक है ये भी सही रेट है। ऐसा नहीं कि बाजार में 2 रुपया रेट है, 5 रुपया का उसमें फोटोकॉपी का बिल लगा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पता है, हमें भी पता है कि क्या रेट है बाजार में फोटोकॉपी का। तीसरा लीगल साइज, अगर लीगल साइज हुआ है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिटेलिंग समेकित आपके वाउचर में आना चाहिए।
कितना पेज किस रेट से कितना रुपया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप आइए, उसको लिखिए हिंदी में स्वतः स्पष्ट, स्वतः स्पष्ट, इंग्लिश उसका हो गया सेल्फ एक्सप्लानेटरी, हिंदी हो गया स्वतः स्पष्ट, इंग्लिश हो गया सेल्फ एक्सप्लानेटरी, जो अपने आप में वो बात को बोल देगा। अब यहां पे एक और दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं। आपको वाउचर देखने के बाद वाउचर खुद बता रहा है, क्या बता रहा है कि हम सही है कि गलत है। कैसे? आप अपने गाड़ी का, बाइक का बैटरी चेंज कराओ। आपके बाइक का बैटरी पुराना हो गया है, उससे ना हॉर्न अच्छा बज रहा है, ना इंडिकेटर का लाइट जल रहा है, ना रात में लाइट बढ़िया चल रहा है, तो आपको पता चला कि बैटरी वीक हो गया है, आपको बैटरी बदलना पड़ेगा। तो आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार को बोले हमको नया बैटरी चाहिए, उन्होंने बैटरी दिखाया, आपको बैटरी का दाम बोला कि भाई 2500 रुपये लगेगा, बढ़िया कंपनी का बैटरी है। तो आपने बोला ठीक है लगा दो। भाई पुराना बैटरी का हम 200 रुपये माइनस कर देंगे, 300 रुपये माइनस कर देंगे, थोड़ा सा हम बार्गेनिंग किया तो 300 तक आ गया। तो एक्चुअली में बिल तो है कितना का, 2500 का नया बैटरी का बिल, बट आपने हमको पेमेंट कितना किया, 2200 रुपया, 200-300 रुपया पुराना बैटरी का दाम उसमें से लेस करवा दिया। तो पहला काम क्या है कि ये चीजें बिल पे ही माइनस हो जाना चाहिए, बिल पे ही लिखा हुआ रहना चाहिए। ये बिल में क्लियर लिखा हुआ रहना चाहिए कि जब पुराना बैटरी बदल रहा है तो नया बैटरी का दाम लेस हुआ कि नहीं। अगर चलिए नहीं हुआ है कोई बात नहीं, तो आप सामने वाला से सवाल पूछेंगे कि भाई इस पे पुराना बैटरी कहाँ है, क्या आपने पुराना बैटरी बेच दिया है या पुराना बैटरी स्टॉक में जमा करवाया है, आपको ये देखना है। अगर आपने उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बिल में ही माइनस कर दिया, देख लीजिए, तो वो अपने आप में बता रहे हैं कि ये चलिए पक्का बिल है। अगर मान लीजिए कि वो बोला है कि नहीं पुराना बैटरी हम स्टॉक में वापस करा दिए है, स्टॉक में एंट्री हो चुका है और स्टॉक एंट्री में रजिस्टर का नंबर और पेज नंबर भी डाल दिया गया है, तब आप समझ जाएंगे चलो ठीक है भाई पुराना बैटरी हमारे पास आ गया है, नया बैटरी का बिल इतना है। तो वाउचर को देखते ही आप समझ गए कि ये वाउचर में जो भी लगा है वो सही है। उसके बाद ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, स्वतः स्पष्ट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उसके बाद आप लिखेंगे साक्ष्य, एविडेंस, साक्ष्य, अंडर ब्रैकेट इंग्लिश में लिख सकते हैं एविडेंस ऑब्लिक प्रूफ, कुछ भी। अब प्रूफ में क्या हम बोल सकते हैं, इसमें भी एक छोटा सा उदाहरण देंगे। बहुत सारा ऐसा खर्च है जो हम लोग कैश में भी करते हैं, बट आपको उसका बिल वाउचर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हम रिक्शा से गए, ऑटो से गए, या कुछ लोकल में हम कहीं चाय मंगवाए हैं, चाय पिए हैं, चाय पिलवाए हैं, तो आपको उस सबका जनरली बिल नहीं मिलेगा। तो ऐसे में लेकिन जिसका मिलेगा वो तो क्लियर कट आपको डिमांड करना है कि भाई इसमें बिल क्यों नहीं लगा हुआ है, बिना बिल के आप पेमेंट नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए कि सच में कोई ऐसा खर्चा है जिसका बिल अवेलेबल नहीं होता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस केस में क्या कराएंगे? उस केस में ये होगा कि एक छोटा सा प्लेन पेपर ले लेंगे, प्लेन पेपर पे वो लिखेंगे, डेट लिखेंगे, इस डेट को, उसमें 5 W क्लियर होना चाहिए। याद रखिए, आप जो भी वाउचर देख रहे हैं, अगर ये जो मैं वाउचर का स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, इसमें सारा स्पेसिफिकेशन बताने के बाद आप लिख लीजिए कि 5 W क्लियर हो जाना चाहिए। समझ लीजिए आपका वाउचर अपने आप में कंप्लीट है। 5 W क्या क्या हो गया? वाई, whom, who, where, when। ठीक है, अगर आपका वाउचर ये पांचों का जवाब दे देता है तो समझ लीजिए कि आपका वाउचर कंप्लीट है। तो मैं कहाँ था? साक्ष्य में। अब आपके पास, आपने मान लीजिए कि रिक्शा भाड़ा करके कहीं इधर से उधर आपको भेजा गया था कुछ काम से, या ऑटो भाड़ा से करके गए थे, तो आप प्लेन पेपर में सबसे पहले लिखेंगे डेट, किस डेट को आप गए थे, डेट ऑफ ट्रेवल रहेगा, वाउचर बनाने का डेट रहेगा, डेट ऑफ ट्रेवल रहेगा, कब गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ से गए थे, किससे गए थे, क्या आपका भाड़ा लिया वो, और लास्ट में आप लिखेंगे क्या? पेड, कैश पेड बाय मी। उस बिल पे लिखेंगे, वो छोटा सा जो पुर्जा बनाएंगे उस पे लिखेंगे कैश पेड बाय मी, मैंने नगद का भुगतान किया, फिर अपना नाम लिखेंगे, साइन करेंगे।
वो क्या करेगा, वो आपके वाउचर के साथ अटैच हो जाएगा, वो अपने आप एक बिल बन गया, क्योंकि आपने उसमें पूरा डिटेल लिख दिया है, आपने उसमें अपना साइन किया है, आपने पूरा रीज़न दिया है, ठीक है। वो आपका साइन के साथ आपके वाउचर में वो अटैच हो जाएगा, तो वो भी एक तरह का मेरे लिए एविडेंस हो जाएगा। अगर प्रॉपर बिल मिलता है तो प्रॉपर बिल तो लगाएंगे ही, जहाँ प्रॉपर बिल नहीं है वहाँ आपको ये रूल फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। 5W मैंने पहले ही बता दिया कि एक वाउचर का देखने के बाद 5 क्लियर हो जाना चाहिए, किसने कहाँ कब क्यों कैसे किया, ठीक है, किस लिए किया। और साइन करने से पहले एक वाजिद अली शाह नाम का है, आप लोग सुने होंगे, कि उनकी तरह दस्तखत ना करें। लास्ट में जो सिग्नेचर का पैनल आता है वहाँ पे वाजिद अली शाह की तरह, हाँ सर साइन करना है, क्या है वाउचर है, साइन कर दिए, नहीं। वो चाहे मुखिया जी हो, चाहे सचिव जी हो, चाहे आप हो, जो भी है, साइन करने से पहले हर बार वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप किस चीज़ पे साइन कर रहे हो, ठीक है। कहीं तो ऐसा तो नहीं ना लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कि कोई 1500 का बिल है, 1500 का बिल है, तो उसके जगह पे कैसा लिखा हुआ है, 1500 रुपया, क्या लिखा हुआ है, चलो इंग्लिश नहीं लिखे, कोई बात नहीं, इंग्लिश के लिए आपको बाध्य नहीं कर रहा है, आप क्या लिख दिए 1500 रुपया, तो आपको 1500 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है 1500 लिखना है। अगर ऐसा लिखा हुआ है 1500 तो आप उस वाउचर को कैंसिल करेंगे, दूसरा वाउचर बनवाएंगे। आपको यह नहीं लिखना है कि आधा लाख रुपया, आपको 50,000 लिखना है। तो जब भी रुपया को लिखेंगे वर्ड्स में, तो वहां पे ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे, 1500 नहीं लिखेंगे, आधा लाख नहीं लिखेंगे, जो प्रैक्टिस है हमारे अकाउंट्स में उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब 4 तरह का वाउचर के बारे में बता देता हूं फटाफट। सबसे पहले आते हैं रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर ऐसा वाउचर है जो कि आपके कैश बुक के बैलेंस को हमेशा बढ़ा देगा, प्लस करेगा, इंक्रीज करेगा। इसमें किस किस तरह की चीजें रहेंगी, कोई भी तरह का फंड जो आपके पास आ रहा है सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, किसी और संस्था से, ये सारा जो भी पैसा है ये आपका रिसीट वाउचर आप बनाएंगे और कैश बुक के रिसीट साइड में लिखेंगे। दूसरा जो इसमें एक और जरूरी चीज है, जो सबसे नीचे के ऊपर में आप देखेंगे सेकंड लास्ट में, पुराने चेकों का रद्द, इनकैशमेंट नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ है साफ, कैंसिलेशन ऑफ स्टेल चेक नॉट इनकैश्ड। मतलब आप लोगों को पता है कि एक चेक की वैलिडिटी कितना होता है, 3 महीने की, 3 मंथ्स, हर चेक में लिखा हुआ जाता है आज के डेट में। अगर कोई चेक आज से 3 महीना पहले मार्च में मान लीजिए आपने इशू किया था, 31 मार्च में, या 28 फरवरी का चेक इशू किया था, ये मान के चलते थे, मार्च अप्रैल में 3 महीना हो गया, ऐसा भी ठीक रहेगा कैलकुलेशन करने में। तो 28 फरवरी को कोई आपने चेक इशू कर दिया था, तो चेक इशू करते ही क्या किए होंगे, आप वाउचर बनाए होंगे और कैश बुक में अपने बैलेंस को घटा दिए। आपके पास 1 लाख रुपया था, आपने 4,000 का चेक काटा, तो आपका कैश बुक का बैलेंस 4,000 सब पे घटा दिए, आप वाउचर ही बना दिए। लेकिन आज के डेट में, आज 2 जून हो गया, वो चेक या तो आपके पास पड़ा हुआ है, या आप जब रिकॉन्सिलिएशन बनाने गए तब देख रहे कि वो क्लियर नहीं हुआ, बैंक में अभी तक पैसा हुआ नहीं निकला किसी भी कारण से। इस केस में क्या करेंगे, आपको तो चेक का वैलिडिटी पता है, चेक कब काटे थे, चेक में डेट डाला हुआ है, 3 महीना पार हो गया। इस केस में आप अपने वापस एक चेक वाउचर बनाएंगे, रिसीट वाउचर, वो चेक का रीजन लिखेंगे और उसको कैश बुक के रिसीट साइड में वापस लिख के कैश बुक का बैलेंस को बढ़ा देंगे। 4,000 रुपया जो घटा के रखे थे, अब उस 4,000 रुपया को ऐड कर देंगे, आपका कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस इसमें मैच कर जाएगा। मतलब अगर स्टेल चेक है तो वो आपका रिसीट वाउचर में एंट्री होगा, रिसीट वाउचर बनेगा, ठीक है। जनरली रिसीट वाउचर में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी आप लोगों को सब पता ही है। थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊँ तो प्राप्ति पेमेंट वाउचर में शांत रहिए, माइक को म्यूट कीजिए, बार बार कहा जा रहा है एक ही बात। आप लोगों को कितना समझाया जाएगा बच्चा का जैसा।
आज हम हटा देंगे, आज ज़्यादा आप लोग करेंगे ऐसा बनवा से तो इतना अच्छा कंटिन्यू पढ़ाई हो रहा है फिर भी आप लोग। चलिए सर, हाँ, मैं पेमेंट वाउचर में आता हूँ। पेमेंट वाउचर में क्या है? जिनका भी ऑन रहेगा हम हटाना शुरू कर रहे हैं। SK 2194 नहीं, इसके बाद ये कोई थे जो अपना माइक को कैसे लोड होगा? आवाज आ रहा है आप लोगों का, हमको सुनाई दे रहा है। ये बार बार इसके कौन किस नाम से जुड़े हुए हैं आप? SK 2194641 कौन है? एक आदमी के चलते सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लीज या तो आप हट जाइए। अब जब हम अनम्यूट कर रहे हैं तो क्या म्यूट हो रहे हैं आप? हम यहाँ से बंद कर रहे हैं आपका, और आप खोल दे रहे हैं। हटा कॉपरेट देते कीजिए, हैं। प्लीज कॉपरेट कीजिए। आप लोगों को सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। अभी जो भी आपके मन में सवाल है आप लिख के रखिए। जब चैट बॉक्स ऑन किया जाएगा, आप लोग का साउंड ओपन किया जाएगा, जब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तब आप लोग पूछिएगा। ना मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए सर, पेमेंट वाउचर में आगे हाँ हाँ, अब आते हैं हम पेमेंट वाउचर में। आप लोगों को दिख रहा है सारे लोगों को स्क्रीन पे पेमेंट वाउचर का? फिर आवाज आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना पेमेंट वाउचर का जो स्लाइड खुला हुआ पीपीटी शो हो रहा है ना? चैट में लिखिए। BSWN कौन है? कोई दो जगह से मत कनेक्ट होइए, एक ही रूम में आप लैपटॉप और मोबाइल दोनों में कनेक्ट है, वो डिस्कनेक्ट कर लीजिए, नहीं तो हमेशा इको होगा साउंड। चलिए पेमेंट वाउचर में आते हैं। पेमेंट वाउचर में जल्दी जल्दी बता दें आप लोगों को, बहुत समय चला गया। पेमेंट वाउचर में क्या है? ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके कैशबुक के बैलेंस को घटा देगा, कम कर देगा, माइनस करता हो, वैसा वाउचर, वैसा ट्रांजैक्शन आप कहाँ लिखेंगे? पेमेंट वाउचर में। ठीक है। पेमेंट वाउचर में जनरली क्या कि जैसे सैलरी दिए, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप किसी को एडवांस देते हैं अगर, तो वो भी आपका पेमेंट वाउचर में जाएगा। आपने लोन का पेमेंट किया, इंटरेस्ट का पेमेंट किया, ये सारा किस में जाएगा? आपका पेमेंट वाउचर। ठीक है। चलिए, रिसीट और पेमेंट का क्लियर कट हो गया। रिसीट आपका कैशबुक का बैलेंस को बढ़ा देता है, पेमेंट वाउचर आपके कैशबुक के बैलेंस को घटा देता है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये होता है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। तीसरा जो है हमारा, आया नहीं, और क्लिक कीजिए। हाँ अभी भाई जनरल आ गया। इससे पहले नहीं, तो जनरल से बात है। चलिए ठीक है, जर्नल वाउचर। ये जर्नल वाउचर ऐसा वाउचर होता है जो कि आपका कैश और बैंक से इफेक्ट नहीं करता है। ना आपके कैशबुक के बैलेंस को बढ़ाएगा, ना घटाएगा, ना कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होगा, ना बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होगा। ये ऐसा वाउचर होता है जिसमें कैश और बैंक का जिक्र नहीं होता है। जैसे फॉर उदाहरण एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई योजना कंप्लीट हुआ तो उसके अगेंस्ट में, ये टैक्सेशन वाला पार्ट में हम बता देंगे, डिटेल कर देंगे, अभी थोड़ा सा एग्जांपल लेने के लिए बता रहे हैं। किसी का टीडीएस कट गया, बिल था, बिल से हम टीडीएस काट लिए, कितना काटे नहीं काटे ये हम बताएंगे, अभी नहीं पूछिएगा सवाल, लिख के रखना, रख लीजिएगा। हमने टीडीएस काट लिया, तो वो जो मैंने टीडीएस काट लिया उसके बिल से 2 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जो भी परसेंटेज है, वो जो टीडीएस कटा उसके लिए हम जर्नल वाउचर पास करेंगे, क्योंकि काटा, मैंने दिया भी नहीं, अभी लिया भी नहीं। जब देना होगा तो पेमेंट, लेना होगा तो रिसीट वाउचर, अभी हम काट के रख लिए अपने पास, तो इस केस में आप जनरल वाउचर पास करेंगे। दूसरा एक और उदाहरण दे दें जनरल वाउचर का। सचिव साहब का एडवांस है उनके नाम से, या आप ही के नाम से कोई एडवांस है जो कि खर्च के लिए आपको दिया गया था, आप उस खर्च एडवांस के बदले में आपने उसका बिल दिया कि हाँ भाई आप हमारे को दिए थे 2000 रुपया, लीजिए ये 2000 रुपया खर्चा का हिसाब है।
तो ये जो 2000 रुपये खर्च का हिसाब है, ये कहाँ लिखेंगे? जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर का एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस भी है। कैश में आपका जो है रिसीट और पेमेंट, ये जनरली आपको पासबुक से मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो अपना रिसीट वाला पार्ट और पेमेंट वाला पार्ट को कैश बैंक में जो पासबुक होता है उससे आप ट्रैक कर लीजिएगा। लेकिन जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी किसी भी पंचायत में आपको ये मिलेगा ही नहीं जल्दी। और इसके नहीं रहने के कारण ही आज इतने अकाउंटिंग हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है, फिर भी आप कहीं कहीं सुने होंगे कि सचिव साहब के नाम से इतना रुपया एडवांस पड़ा हुआ है, फलां का नाम से इतना रुपया एडवांस पड़ा हुआ है, उनकी सैलरी रुकी हुई है, उनका पेंशन रुका हुआ है, उनका कुछ ना कुछ रुका हुआ है। क्यों? इस जर्नल वाउचर के लिए। अगर आप समय पर इस जर्नल वाउचर को बना देंगे तो आपके सर पर, आपके माथे पर, आपके जिम्मे जो भी लायबिलिटी रहेगा वो भी क्लियर कट रहेगा, आपके ऊपर भी कोई तरह का दावा नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, आप ये मान के चलिए कि आप अपने घर पे, आपके घर में कोई मेड है जो आपके बदले सब्जी वगैरह खरीद कर लाता है, खाना बनाता है। आपने उसको 500 रुपये दे दिया या 200 रुपये दे दिए कि जाओ बाजार से सब्जी लेके आना था। 200 रुपये दे दिया, सब्जी लेके आ गया वो। तो वो जो सब्जी लेकर के आ गया तो आपको बढ़िया से सब्जी वगैरह बना करके खिला दिया। अब बना के खिला दिया, 2-3 दिन चल गया आपका सब्जी, अब सारा खत्म हो गया। अगला ने बोला कि सर हमको फिर से कुछ पैसा दीजिए ताकि सब्जी लाएंगे, सब्जी खत्म हो गया। तो जैसे ही दोबारा पैसा का डिमांड आता है, या आप जब दोबारा पैसा देना चाहते हो या अगला आपसे पैसा मांगता है दोबारा, दोनों केस में वाइस वर्सा, अगला मांगा या आपको देना था, उस केस में क्या आप नहीं चाहोगे कि अगला को तो हम 200 रुपया दिए थे, उस 200 रुपया में क्या किया? 200 रुपये में कितना रुपया वो पैदल चल के गया था कि रिक्शा भाड़ा करके गया था, कितने रुपया का कैसे रेट से आलू लिया, कौन रेट से प्याज लिया, कौन महंगा सब्जी ले आया, कौन सा सस्ता सब्जी ले आया, आप उससे पूछना चाहोगे। अगला का फर्ज है बताना और आपका भी काम है उसको जानना। दोनों का, जो उसको खर्च किया उसका काम है बताना, और जो उस पैसे को दिया उसका काम है जानना कि वो पैसा कहाँ कितना खर्च हुआ है। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब उसको आप पैसा देना जाओगे 200 रुपया फिर से सब्जी लाने के लिए, तो आप उसको ये इंस्ट्रक्शन दे सकोगे, सुनो ना तुम जो वो सब्जी लाए थे ना, पटल आलू या कुछ भी, सुनो वो थोड़ा सा महंगा है ना, तुम एक काम करो वो थोड़ा सा कम कर लेना, इसके बदले में ये सब्जी मार्केट में थोड़ा सस्ता है, ये बढ़ा लेना। तो जब तक आपके पास वो हिसाब नहीं देगा पुराने चीज़ों का, तब तक आप नया का प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। आप उसको हर बार पैसा देते चलेंगे, वो आपको सब्जी खिलाते चला जा रहा है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि बाजार में सब्जी क्या रेट से चल रहा है, कौन सब्जी लेना चाहिए ज़्यादा, कौन सब्जी लेना चाहिए कम, अपने बजट के हिसाब से। तो ये जर्नल वाउचर अपने आप में समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसी से सारा प्लानिंग होगा, नीचे से लेकर के सेंट्रल तक हिसाब आएगा। आज सेंट्रल भी बैठ करके जब हिसाब बनाने बैठती है कि हमको किस स्टेट को कितना पैसा देना है, वो उस जर्नल वाउचर के बदौलत आ रहा है। पास्ट एक्सपेंसेस का हम लोग देखते हैं, तभी ना अपना आगे का नेक्स्ट फ्यूचर का हम लोग प्लान करते हैं। तो मेरा पास्ट का आप हिसाब ही नहीं दीजिएगा तो हम नेक्स्ट फ्यूचर का कैसे प्लानिंग करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है जर्नल वाउचर का, याद रखिए। चलिए ठीक है, जनरल वाउचर हो गया। अब चौथा नाम आते हैं आपका कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा जैसे नाम से ही जान रहे हैं, कॉन्ट्रा में क्या हो रहा है, ये कैश और बैंक से रिलेटेड तो है, बट आपके कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस को ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, रिसीट बढ़ा देगा, पेमेंट घटा देगा। ये कैश और बैंक से रिलेटेड है, ना घटाएगा ना बढ़ाएगा। क्यों नहीं घटाएगा बढ़ाएगा? इसका पीछे 3 कारण है। पहला कारण क्या है कि अगर आपके पास कैश है हाथ में, इन हैंड, कैश इन हैंड है आपके पास, और आपके बैंक में भी पैसा है, आपके बैंक में 1 लाख रुपया है और आपके हैंड में 5,000 रुपये है, तो आपके पास टोटल अवेलेबल बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख और 5,000, 1,05,000। तो इस केस में आपको ये इंस्ट्रक्शन मिला कि 2,000 रुपया बैंक में जमा करना है। तो आप जैसे ही अपने कैश इन हैंड से 2,000 रुपया बैंक में जमा करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ के 1 लाख से 1,02,000 हो जाएगा, और कैश इन हैंड 5,000 से घट के 3,000 हो जाएगा। तो वापस 1,02,000 और 3,000 को जोड़िएगा तो 1,05,000 ही आ गया। इस केस में भी आपका कैश बुक का बैलेंस ना घटा ना बढ़ा।
बट कैशबुक में एंट्री होगा, ट्रांजेक्शन्स होंगे। दूसरा इसके उल्टा, 1 लाख है आपके पास बैंक में, 5,000 हाथ में है, आपको बैंक से 4,000 और निकालना है। बैंक से 4,000 निकालने का ऑर्डर आ गया, 5,000 निकालने का ऑर्डर आ गया। चलिए, तो बैंक से जैसे ही 5,000 निकालेंगे, आपके पास पहले से 5,000 रुपया हाथ में था, तो आपका कैश रेंट भर के कितना हो गया? 10,000। और बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख से घट के 95,000। तो 95 और 10 हाथ में जो कैश था, दोनों मिला के 1,05,000 हो गया। तो इस केस में भी आपका कैशबुक और पासबुक का बैलेंस न घटा ना बढ़ा। 2 इफेक्ट हो गया। तीसरा इफेक्ट क्या होता है? तीसरा इफेक्ट आपका होता है कि आपके पास एक योजना का ही 2 बैंक अकाउंट है, एक पीएनबी में है, एक कैनरा में है। तो पीएनबी से चेक काटना है, लेकिन पीएनबी में उतना पैसा नहीं है। तो आप क्या सोचे कि चलो कैनरा से कुछ पैसा हम पीएनबी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कैनरा का पैसा को आप अपना पीएनबी में जब ट्रांसफर करेंगे, तो ये भी क्या हो गया? आपका कॉन्ट्रा एंट्री। इस केस में भी आपके कैशबुक का बैलेंस ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि दोनों मिला के अगर आपके पास 2 लाख रुपए है और इस बैंक से 25,000 उस बैंक में डाल दिए, दोनों में 1 लाख रुपए है, तो पीएनबी में 1,25,000 हो गया, आपका कैनरा में 75,000 हो गया। समझ गए बात को? चलिए, ये चारों तरह का वाउचर आपको क्लियर हो गया। अब आप लोग लिखिए कुछ रूल्स वापस, क्योंकि ये रूल्स के लिए तो आपको बीएफआर पढ़ना पड़ेगा, बट आप जनरली सबसे पहले शॉर्ट में जल्दी से लिख दीजिए आपको कौन कौन रूल्स पढ़ लेना है अपने बुक से। मैं उसको कुछ अपने लैंग्वेज में आपको बता दूंगा। रूल नंबर 8 बीएफआर का, रूल नंबर 9 बीएफआर का, रूल नंबर 10 और बीएफआर का रूल नंबर 11। ये 4 रूल जरूर पढ़ लीजिएगा किताब में। 8, 9, 10, 11 लिख लीजिए सारे लोग। 8, 9, 10, 11 को मैं अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता दे रहा हूँ। 8 नंबर आपको क्या कह रहा है रूल? बीएफआर का 8 नंबर रूल आपको ये बोलता है कि अगर आपके पास खर्च करने के लिए पैसे है, बट जो खर्च करना है उसका अनुमोदन नहीं है, तो आप उस खर्चा को नहीं कर सकते हैं। मैंने पैसा है पर उसका परमिशन नहीं है खर्च करने का, तो पहले परमिशन लेंगे तब खर्च करेंगे। ये नहीं कि पैसा है तो चलो खर्चा कर दिए। ये बात ध्यान रखेंगे इसमें रूल नंबर 8 में ही। और उसी का रूल नंबर 8 का बी नंबर पॉइंट क्या है कि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन अनुमोदन है कि हाँ ये काम करना है, इसका अप्रूवल आ गया, बट पैसा अभी तक नहीं आया आपके अकाउंट में। तो आपको लगा कि चलो शुरू कर देते हैं काम, खर्चा तो पैसा तो बोल ही दिया है, सरकार आ जाएगा, और आप उस बेसिस पे काम शुरू करा दिए। पता चला उस बीच सरकार में कोई भी अधिकारी पदाधिकारी का ट्रांसफर हो गया है और उसमें अभी उनका साइनिंग अथॉरिटी अभी तक बैंक में अप्रूव नहीं हुआ है। आप पैसा का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ काम शुरू हो गया है, अगला आपको तकादा कर रहा है, या कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन आया कि वो जो योजना के लिए आप काम शुरू कर दिए वो योजना कंप्लीटली बंद हो गया, फंस जाएगा आपका पैसा कुछ खुद का। इसलिए अगर आपके पास अनुमोदन और पैसा दोनों है तब उस काम को शुरू करना है, अन्यथा उस काम को शुरू नहीं करना है। पैसा है अनुमोदन नहीं है तब भी नहीं, और अनुमोदन है पैसा नहीं है तब भी नहीं। दोनों होगा तब आप उस काम को शुरू करेंगे, नहीं तो उस काम को शुरू नहीं करेंगे। ये रूल नंबर 8 आपका हो गया। शॉर्ट में मैंने इतने बता दिया, बाकी किताब में पढ़ के डिटेल आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग हर कोई अपने अपने पास एक एक बीएफआर जरूर रख लीजिएगा, या डाउनलोड करके प्रिंट कर रख लेंगे, ये आपको हमेशा काम आएगा। या तो मोबाइल के व्हाट्सएप में रख लेंगे, जब चाहे देख सकें। अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो व्हाट्सएप में रख लीजिएगा, PDF बनाकर दोनों में मिल जाएगा आपको इजीली अवेलेबल है नेट पे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिसको जो समझ में आएगा वो वर्जन अपने हमेशा मोबाइल पे रखेंगे, ताकि कभी कोई ज़रूरत हो तो आप वहाँ से रूल्स को देख सकें। बुक रखेंगे तो भी बहुत अच्छा बात है, बट लेटेस्ट वाला बुक मांगिएगा दुकानदार से। चलिए रूल नंबर 9 आता है, जल्दी से मैं इसको समझाता हूँ। रूल नंबर 9 का पॉइंट आपको लिखना, लिख लीजिए। इसका रूल क्या है? व्यय के औचित्य का मानक। व्यय के औचित्य का मानक, जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसका क्या क्या मानक होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, वो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको देखना है। इसमें जनरली हम 3 पॉइंट आपको लिखाएंगे। पहला पॉइंट में आप लिखिए, पहला पॉइंट में आता है विवेक। पहला पॉइंट में हम लोग क्या बोलते हैं? विवेक। विवेक लिख करके डैश लिख करके लिखिए। सरकार के पैसे को
या सरकारी पैसे को या सरकारी धन को, जैसे लिखना लिख सकते हैं, सरकार के पैसे को खर्च करते समय, सरकार के पैसे को खर्च करते समय लोक सेवक, सरकारी सेवक, जो भी लिखना लिखिए, लोक सेवक पब्लिक सरकारी सेवक, उस विवेक का उपयोग करेंगे, उस विवेक का उपयोग करेंगे जिस विवेक का उपयोग आप अपने स्वयं के लिए, एक कोई आम आदमी अपने लिए, अपने खर्चे के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए करता हो। दोबारा बोल देते हैं, सरकारी धन के उपयोग के समय सरकारी सेवक उस विवेक का उपयोग करेंगे जिस विवेक का उपयोग एक आम आदमी, सामान्य आदमी अपने निजी खर्च के लिए करता है। मतलब क्लियर कट समझ गए? आप अपना पैसा को जिस तरह से खर्च करते हैं, जैसे देखते हैं, आप ट्राई करते हैं कि आपको बाजार से सामान भी बढ़िया मिले और आपका पैसा भी कम लगे। आपको यहाँ भी उस पैसा को खर्च करते समय ये देखना है कि आपको कम पैसा में बढ़िया सामान मिले। ये नहीं कि बढ़िया सामान है, ज़्यादा दाम है तो ले लो, नहीं, सरकार का पैसा बचाना है, सस्ता वाला ले लो, ये भी नहीं करना है। दोनों कंडीशन नहीं फॉलो करना है। चलो महंगा है तो अच्छा होगा तो ज़्यादा पैसा लगा दिए, ये नहीं, अरे सरकार का पैसा बचाना, चलो कम पैसा लगा दिए, वो भी नहीं करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया इसमें रूल 9 का। रूल 9 का 2 में आ जाइए। रूल 9 का 2 में लिखिए आप, किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए जितनी कम राशि में काम चल सकता हो, किसी काम को करने के लिए जितनी कम राशि में काम चल सकता हो उतनी ही राशि का खर्च करे। किसी काम को करने के लिए जितनी कम राशि में काम चल सकता हो उतनी ही राशि का खर्च करे, बशर्ते कि कार्य की गुणवत्ता और विशिष्टीकरण पर कोई कुप्रभाव न पड़े। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? उतना ही पैसा खर्च करेंगे जो मेरा पहला पॉइंट में था, उसी का थोड़ा सा घुमा करके इसमें है कि पैसा उतना ही खर्च करेंगे कम से कम कि मेरा उसका क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई फर्क ना पड़े, रिवर्स नहीं पड़े। ये नहीं एकदम सस्ता चेयर उठा के ले आए, पर बैठे नहीं है, कब तक टूट गया। इतना घटिया टेबल खरीद लिए कि कुछ दिन काम किए नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा फाइल का लोड लिया नहीं कि फाइल टूट गया, टेबल टूट गया, ऐसा नहीं करना। तीसरा नंबर में लिखिएगा, तीसरा नंबर में 3 पॉइंट आएगा, 3, 1, 3, 2, 3 कर दीजिएगा, 3 का ABC कर दीजिएगा। तो 3 का A में लिखिए। 3 का A में हो गया, लोक निधि के व्यय करने वाले सेवक, लोक निधि के व्यय को करने वाले सेवक, लोक निधि के व्यय को करने वाले सेवक या स्वीकृति देने वाले सेवक, लोक निधि के व्यय को करने वाले सेवक या स्वीकृति देने वाले सेवक को या सुनिश्चित करना होगा कि, या सुनिश्चित करना होगा कि इस व्यय से उसे प्रत्यक्ष ऑब्लिक परोक्ष, डायरेक्ट ऑब्लिक इनडायरेक्ट लाभ नहीं पहुंचा हो। मतलब आगे फ्यूचर में आपको ये रेडी रहना होगा, जो भी खर्च हो रहा है, कि उससे आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। ध्यान रखिए इस बात को, आगे ध्यान रखिएगा। लोक निधि के व्यय को करने वाले सेवक या स्वीकृति देने वाले सेवक को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस व्यय से उसे कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ नहीं पहुंचा है। ठीक है, 3 का A कंप्लीट। 3 का B, 3 का B क्या बोल रहा है? जिस व्यक्ति या संस्थान के लिए व्यय किया गया है, जिस वेंडर को मान लीजिए आप पेमेंट दे रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। जिस व्यक्ति या संस्थान के लिए व्यय किया गया है उसे इस व्यय से अनुचित लाभ नहीं मिला हो। जिस व्यक्ति या संस्थान के लिए व्यय किया गया है उसे इस व्यय से अनुचित लाभ नहीं मिला हो। ध्यान रखना इस बात को भी कि आप जिनको पेमेंट दे रहे हैं उसको कोई अनड्यू प्रॉफिट ना हुआ हो, फायदा ना पहुंचा हो।
जितने का सामान लिया गया, जितने का सर्विस लिया गया, उतना ही का उसको पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, सी नंबर लिखिए, 3 का सी। 3 का सी में आपको यह ध्यान देना है, लोक निधि का व्यय जन कल्याण के लिए होना चाहिए। लोक निधि का व्यय जन कल्याण के लिए होना चाहिए। मतलब ये लिखना जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ। अगर मान के चलिए कि कोई सड़क बन रहा है, वो सड़क पास हुआ है, 2 किलोमीटर का लंबा सड़क पास हुआ है, और स्ट्रेट सड़क पास हुआ है। तो स्ट्रेट सड़क जो पास हुआ है, वहाँ पे क्या पता चला कि कोई एक गांव के बहुत अच्छे नामी व्यक्ति है या कोई भी, उनका घर थोड़ा सा स्ट्रेट में नहीं पड़ता। जिस रास्ते से सड़क का पास हुआ है उस रास्ते में उनका घर नहीं पड़ता है, थोड़ा सा अलग जा करके एक गली टाइप का रहता है, उसे पड़ता है। उसके लिए क्या किया है कि सड़क को थोड़ा सा चलो सीधा नहीं ले करके हम घुमा करके बना दिए। तो सीधा ले करके नहीं किए, घुमा दिए, तो क्या हुआ कि सीधा सड़क रहेगा तो सारे लोग उसमें आना जाना करना है। अगर घुमा के उनके घर तक जा रहे हैं तो वहाँ पे जिनका घर है वही जाएंगे, बाकी सब लोग जाएंगे नहीं। तो ये क्या हुआ कि जानबूझ करके अगला को फायदा पहुँचाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ध्यान देना है कि सड़क को जानबूझ करके उनके घर के तरफ से मोड़ के लिया गया ताकि उसका लेंथ भी कम हो जाए और अगला का फायदा भी हो जाए। ये काम हमको नहीं करना है। लोक निधि का व्यय हमेशा जन कल्याण के लिए करना है। ठीक है, रूल नंबर 9 खत्म। रूल नंबर 10 लिखिए, 10। रूल नंबर 10, व्यय के हर स्तर पर, रूल नंबर 10, व्यय के हर स्तर पर व्यवस्था एवं मित व्ययिता प्रभावी रहनी चाहिए। व्यय के हर स्तर पर, एक्सपेंसेस जो हम लोग कर रहे हैं उसके हर लेवल पर व्यवस्था और मित व्ययिता प्रभावी रहनी चाहिए। इसके लिए 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। पहला पॉइंट क्या है? नियम। आप रूल्स जो है उसको फॉलो करेंगे, इसलिए लिखा गया क्या? नियम। पहला हो गया नियम, अंडर ब्रैकेट रूल, इंग्लिश में लिख सकते हैं अंडर ब्रैकेट रूल। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोला गया है? विनिमय। ब में हर्षई, नौ में हर्षई, मौय। इसको आप अंडर ब्रैकेट इंग्लिश में लिख दीजिए रेगुलेशन। पहला हो गया रूल्स, दूसरा हो गया रेगुलेशंस। REGULATION, रेगुलेशंस। तीसरा हो गया शर्त। आपको टर्म्स हो गया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्म, TERMS, टर्म्स, शर्त। इसको आप ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हो डूज, जो हम लोग पढ़ते होंगे डूज एंड डोंट्स, उसमें से ये क्या हो गया? डूज। डू में क्या क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि किसी का एक का तबीयत खराब हुआ, पेशेंट का, वो पेशेंट क्या हुआ कि डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको दवाई दिया, और ये दवाई आपको इतना इतना बार खाना, लिख दिया। अब पीछे भी उसका कुछ कुछ चीज़ें लिख दिया था कि उसको क्या क्या और फॉलो करना। पहला पेज में तो लिख दिया दवाई कि ये दवाई को खाना है इतना इतना बार, और पीछे पेज में लिख दिया कि आप क्या क्या उसको फॉलो करना है। तो हम पहले चौथा नंबर पॉइंट लिख लीजिए ताकि दोनों के साथ बता सकें। तो चौथा नंबर पॉइंट में है आपका बंधेज, लिख लीजिए कंडीशन। चौथा नंबर पॉइंट क्या हो गया? बंधेज, अंडर ब्रैकेट कंडीशन, CONDITIONS, कंडीशंस। उसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं या स्लैश करके डोंट। पहला हो गया सर, 3 नंबर डूज, और तीसरा नंबर हो गया डोंट्स। ठीक है, तो अब वो मरीज वापस डॉक्टर साहब के पास आता है, बोलता है कि सर आपने जो दवाई दिया था ना, तो वो मेरा काम नहीं किया, ठीक नहीं हुआ, आपने तो मेरे से फीस भी ले लिया, उसका काम नहीं हुआ। तो बोला कि देखो पीछे में कुछ लिखा हुआ है फॉलो करने के लिए। बोले हाँ, तो आपने इसको फॉलो किया? बोले क्या लिखा? देखिए आपको क्या बोला गया था कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी से नहीं नहाना है, आपको रात में नहीं नहाना है, तो आपको गर्म पानी पीना है। आपने ये सब चीज़ें फॉलो किया? नहीं। तो ये जो बंधेज है, कंडीशन है, डोंट है, इसको भी तो फॉलो करना था। कि सिर्फ दवाई खाने से ठीक हो जाएगा? जो दवाई खाना था वो शर्त था, डूज था, और जो दवाई खाने के साथ जो प्रिकॉशंस लेना था वो उसका डोंट्स था।
तो डूज एंड डोंट्स दोनों को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आते हैं 5 नंबर पॉइंट है पद्धति, अंडर ब्रैकेट मेथड्स, METHODS मेथड्स, तरीका, ये भी लिख सकते हैं आप, तरीका। 6ठा नंबर क्या हो गया पॉइंट, प्रक्रिया, प्रक्रिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोसीजर, PROCEDURE, प्रोसीजर्स। मतलब उस काम को उठाने के लिए क्या क्या, कोई एक काम है उसे उठाने के लिए क्या क्या कदम उठाया गया वो देखना है। फर्ज कीजिए कि आपका कितने का सामान खरीदारी करना है, अगर मान लीजिए 15,000 के नीचे का है तो आपको टेंडर नहीं करना है, 15,000 से 1 लाख के बीच में तो शॉर्ट टेंडर करना है, 1 लाख के ऊपर का काम है तो आपको बड़ा टेंडर करना है, पेपर में निकलवाना है। तो ये कुछ कुछ प्रोसीजर्स होता है, वो देखना है कि वो किस कैटेगरी में आता है। 3 आदमी से कोटेशन लिया गया कि नहीं ज़रूरत है, कि सीधे इन्वेलप में कोटेशन मंगवाया जाएगा, तो वो कुछ कुछ चीज़ें जब आपका कल प्रोक्योरमेंट का क्लास होगा तो वो डिटेल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 10 भी आपका क्लियर हो गया। रूल नंबर 11 में लिखिए, ये सब मैं अपना लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप बुक्स में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, जब दोनों को आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 11 लिखिएगा, नियंत्री पदाधिकारी की भूमिका, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, नियंत्री पदाधिकारी की भूमिका। पहला पॉइंट क्या है कि व्यय आवंटन की सीमा में हो, मतलब जो भी खर्च हो रहा है और जो अलॉटमेंट हुआ है दोनों को देखना है आपको। ऐसा ना हो कि अलॉटमेंट 1 लाख का है और खर्च हो गया 1,05,000। वो 1 लाख है तो 1 लाख ही होगा या 1 लाख के नीचे होगा, कभी 1 लाख के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देना है, व्यय आवंटन की सीमा में हो। अलॉटमेंट को ध्यान में रख के आपको पेमेंट करना है, एक्सपेंसेस करना होता है, ठीक है। दूसरा, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है, पर्पस, जिस पर्पस के लिए, उसी उद्देश्य की पूर्ति में राशि का व्यय हुआ हो। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है, उसी उद्देश्य की पूर्ति में राशि का व्यय हुआ हो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एग्जांपल देते हैं फिर छोटा सा। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि एक ऐसा जगह तालाब खोदने के लिए आपको मिला है काम, और उस तालाब से क्या पर्पस था कि हमको पानी भी मिल जाएगा समय पर खेत में, हम मछली पालन भी कर लेंगे, ठीक है। 2 पर्पस के कारण वो तालाब को योजना दिया गया, तालाब का योजना दिया गया था आपके यहाँ। लेकिन क्या हुआ कि तालाब को ऐसा जगह बनाया गया है कि उसे मछली पालन तो हो रहा है, लेकिन वहाँ उस तालाब से खेत तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तालाब ऐसा नीचू जगह में है और खेत सारा आपका अपर ऊंचा जगह में है कि तालाब से पानी जा ही नहीं रहा खेत में। अब तालाब पूरा भरेगा, ओवरफ्लो होगा तो भले जा पाएगा, ये स्थिति हो गया है। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। उद्देश्य था क्या था कि तालाब में पानी हमको स्टॉक करके रखना था, जरूरत पड़ने पर उस तालाब से पानी लेकर हम खेत में पटाएंगे, तो हो नहीं रहा है, ठीक है। ये ध्यान देने का चीज़ था, ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तीसरा नंबर पॉइंट में लिखिए, व्यय में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन हुआ हो। व्यय में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन हुआ हो। तीसरा नंबर पॉइंट है, व्यय में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन। चौथा नंबर पॉइंट, यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नियंत्री पदाधिकारी का यह जवाबदेही होगा, नियंत्री पदाधिकारी का यह जवाबदेही होगा कि उनके, मतलब वो खुद का एवं उनके अधीनस्थ जो उनके अंडर है, उनके डाउन जो है, ने जो व्यय किया है वो सही है। जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनको ये बताना होगा, जिम्मा लेना होगा कि उसने जो खर्च किया, उन्होंने जो खर्च किया और उनके नीचे जो खर्च है किए गए हैं लोग, जो भी सारा खर्च किया है वो सब सही है। पूरा जिम्मेवारी उनको लेना होगा।
ठीक है, आगे लिखिए, लास्ट पॉइंट है इसका, रूल नंबर 11 का, सक्षम प्राधिकार। सक्षम प्राधिकार कुछ भी हो सकता है, कोई अपीलेट कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी, जिसके कोई कमेटी गठन हुआ है, उसके आगे आपको यह स्पष्टीकरण देना होगा और औचित्य की सफाई भी देना होगा कि हाँ, आपने जो काम किया है वो सब सही है, और उसका जवाबदेही, उसका प्रूफ, आपने जो काम किया उसमें कोई गलत नहीं है, ये सब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। सक्षम प्राधिकार के समक्ष, लिख लीजिए, सक्षम प्राधिकार के समक्ष व्यय से संबंधित स्पष्टीकरण, सक्षम प्राधिकार के समक्ष व्यय से संबंधित स्पष्टीकरण एवं उसके औचित्य की सफाई देने की जवाबदेही नियंत्री पदाधिकारी की ही होगी। ठीक है, ये आपका सारा रूल्स जो मैं बताया अभी 8, 9, 10, 11 लगभग शॉर्टकट में मैं अपने लैंग्वेज में बता दिया हूँ। बाकी आप इसको एक बार पढ़ लेंगे बुक्स को तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद चारों वाउचर आपका खत्म हो गया। मैं वापस पीपीटी में जा रहा हूँ आपका। जर्नल वाउचर के बाद हमारा कॉन्ट्रा वाउचर था, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। बैंक से तीनों तरह का ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रा वाउचर के बाद देखिए एक है इसमें क्वेश्चन आंसर था, क्योंकि ये हम इसको इसलिए बना दें कि आप लोग सामने रहेंगे तो आप लोग से पूछ के करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगर लिख सकते हैं तो खाली आंसर को लिखिए कि बैंक से नकद निकासी की है तो कौन सा वाउचर बनेगा, संपत्ति कर की प्राप्ति की है तो कौन सा वाउचर बनेगा। इस वाउचर को देख करके अपने अपने हिसाब से उस आंसर को लिखिए। जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। रिकवरी ऑफ एडवांस या चेक, स्टेल चेक, ये सारा का लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। उसके हिसाब से आप आंसर को लिखिए और इसके बाद का स्लाइड में उसका आंसर है, और उस आंसर को मिलाइए कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही है या उसमें कोई चेंजेस है। जल्दी से लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 7-8 ही है। ग्रांट रिसीप्ट फ्रॉम सेंट्रल क्या होगा, सैलरी पेड टू गोपाल कौन सा वाउचर पास होगा, एडवांस दिए तो कौन सा वाउचर पास होगा, कैश डिपॉजिट बैंक किए तो कौन सा वाउचर पास होगा। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड को दे रहा हूँ। अगला आंसर है ना सर? हाँ अगला हाँ, नेक्स्ट में आंसर है वो आंसर। कहाँ दिखाएंगे? नहीं, इन लोग अपने से लिख रहे हैं, अपना खुद से ही लोग टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये इसलिए बनाया गया था कि आप लोग